वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोग का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए, जो भी नए हैं वो जल्द से जल्द क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट, आप लोग को इतना बोलने के बाद भी आप कमेंट नहीं करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ताकि आपके सहपाठी, आपके फ्रेंड, आपके मित्र की सहायता हो सके। चूँकि मेरी वीडियो बनाने की मकसद ही है वैसे छात्र छात्राओं को जिन तक पठन पाठन की सामग्री ससमय नहीं पहुंच सकती है। तो आप लोग भी मिलकर सहायता करें इस मुहिम में, सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और सभी आगे बढ़े। बस यही एक तमन्ना है नए साल में, सभी बढ़े और सभी की क्या करें, मदद करें। क्योंकि बिना किसी के सहायता से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए सब मिलके वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। और मेरी तो कोशिश है सभी लोग अच्छे से करें। और 66th की भी नोटिफिकेशन आपकी जुलाई में आ जाएगी, अक्टूबर में पीटी होगी। तो जो भी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स है वो लग जाए अभी से, टाइम को वेस्ट ना करें। ये नहीं कि समय बहुत बचा है, समय जाते समय नहीं लगता, मैं बहुत बार हजारों बार बोला हूँ। इसलिए अभी से लगे ताकि आने वाले परीक्षा में आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना न करना पड़े। तो चलिए, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को बिना स्किप किए एक एक पॉइंट को देखें। मैं इसकी समरी नोट करके आप लोगों को एक समरी वीडियो भी बना दूंगा, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी प्रविष्टि का और आपका जाके नई जो भी नियुक्तियां हुई है उसका भी मैं वीडियो जनवरी का डालूंगा। एक साथ बना के सारे का समरी बना के मैं हैंड रिटन डालूंगा, नोट्स बना के बना रहा हूँ अभी मैं, जो बनते ही मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। ओके, आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ समरी चाहिए तो मैं समरी भी डालूंगा, सारे प्रतिभा दर्पण का समरी नोट करके, हैंड रिटन नोट होगा वो। क्योंकि टाइप करने में मेरे पास में समय नहीं है कि मैं टाइप करके वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि पढ़ना है तो किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, वो टाइप हो या हैंड रिटन हो। तो आप लोग कमेंट करके बताएं समरी चाहिए तो मैं समरी का भी वीडियो बना के डालूंगा, पेज बाय पेज A4 पे बना के लिख के मैं उसे बना के डालूंगा, समरी नोट्स मंथली वाइज मंथली। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। अंतर्राष्ट्रीय के ये पार्ट 2 है, मैं इसी में कोशिश किया हूँ खत्म कर दूंगा इसको। अंतर्राष्ट्रीय जो है, इंटरनेशनल जो भी समसामयिक की है, इसे मैं, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि वीडियो को पार्ट वाइज पार्ट करने में बहुत समय बीत जाता है, इसलिए मैं सोचा हूँ इस वीडियो को आज ही समाप्त करूँ। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो भी है जनवरी का, उसे मैं आज खत्म करने की कोशिश करूंगा। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है देखते चलेंगे हम लोग, और आपको भी जो महत्वपूर्ण लगे आप इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, पेज में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी हेतु क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ, और G20 का जो G20 जो है वो क्या है उसकी भी हम लोग संक्षिप्त परिचय देखते हैं, जानते हैं कि आखिर ये संगठन है क्या, कैसे, कब, कहाँ, कैसे बना। तो ये G20 जो है विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। क्या है? तो ये G20 विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, जिसका गठन मूलतः 1997 में हुआ। कब हुआ? 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में 1999 में किया गया था। 1997 में वित्तीय संकट आई थी एशियाई में, एशिया देशों के जो भी संकट थी उसके परिप्रेक्ष्य में 1999 में इसका गठन किया गया। मूलतः वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के इस मंच का ही 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट प्रणाली का प्रभावी रूप से जवाब देने के लिए राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के लिए उच्चीकरण 2008 में किया गया था। 2008 से पूर्व इस समूह के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की वार्षिक बैठकें होती रही थी। इससे पूर्व जो है किसके 2008 के पूर्व जो भी हो रहा था तो क्या, तो समूह देश के जो भी समूह में सदस्य थे, समूह देशों के सदस्य वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर होते हैं उसकी ये वार्षिक बैठक होती रही थी। G20 शिखर सम्मेलन बैठकों का सिलसिला 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बीच शुरू हुआ था। ऐसा पहला सम्मेलन नवंबर 2008 में वाशिंगटन में, इसका आपसे कोई पूछे G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो इसका पहला सम्मेलन नवंबर 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में, वह दूसरा हुआ था 2009 में लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। याद रखेंगे 2008 नवंबर में वाशिंगटन अमेरिका में, वह दूसरा सम्मेलन जो हुआ था अप्रैल 2009 लंदन में संपन्न हुआ था।
2010 तक G20 शिखर सम्मेलन संकट सम्मेलन का आयोजन वर्ष में दो बार किया गया। 2010 में दो बार किया गया, जिनमें वैश्विक मंदी से उबरने के तौर तरीकों के बारे में बताया गया था। 2011 से यह शिखर सम्मेलन वर्ष में एक बार होने लगा। 2011 से यह शिखर सम्मेलन वर्ष में एक बार और 2 बार कब हुआ, तो 2010 में बार होने लगा। इसी श्रृंखला में 15वां शिखर सम्मेलन अब नवंबर 2020 में सऊदी अरब मेजबानी में संपन्न हुआ। तो आपसे कोई पूछे कि G20 का 15वां शिखर सम्मेलन कब हुआ और कहां हुआ, तो आप बताएंगे कि नवंबर 2020 में सऊदी अरब की मेजबानी में ये संपन्न हुआ। चलिए, 20 अर्थव्यवस्थाओं के G20 समूह में कौन कौन है। G20 तो आपको लग रहा है 20 से ही 20 देश होंगे इसमें। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, भारत, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी शामिल हैं G20 में। शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ प्रतिनिधि यूरोपीय परिषद EC के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो G20 की शक्ति एवं सार्थकता का आकलन इससे किया जा सकता है कि विश्व की 2/3 जनसंख्या G20 देशों में निवास करती है। ओके, कितना, तो 2/3 जनसंख्या जो है G20 देशों में निवास करती है तथा वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 85% भाग का उत्पादन इन देशों में किया जाता है तथा वैश्विक व्यापार का 75% इन देशों में ही संपन्न किया जाता है। G20 का कोई स्थानीय सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। G20 का कोई स्थानीय सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। सदस्य देशों में ही बारी बारी से इसकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आगामी शिखर सम्मेलन का मेजबान देश की किस मंच के अध्यक्षों के रूप में किया जाना है, इसकी दृष्टि से इटली, जहां 2021 में आयोजन होगा। इटली में G20 का शिखर सम्मेलन जो होगा 2021 में सम्मेलन जो आयोजन किया जाएगा, अब इटली में होना है। वर्तमान में G20 का अध्यक्ष है। वर्ष 2023 में इस समूह का शिखर सम्मेलन भारत में होना है। 21 में इटली होगा, इटली क्या अध्यक्ष है, और वर्ष 2023 में इस समूह का शिखर सम्मेलन भारत में होना है। तो 21 में याद रखेंगे इटली में होगा, और वर्तमान में G20 अध्यक्ष है, और वर्ष 2023 में इस समूह का शिखर सम्मेलन भारत में होना है। ओके, भारत में होगा 2023 में, 21 में होगा इटली में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। G20 का शिखर सम्मेलन कब कहा, नवंबर में तो आपको बता दिया था, वाशिंगटन DC अमेरिका में। अप्रैल 2009 में लंदन ब्रिटेन में हुआ था। इसी क्रम में आइए 2021 में होगा आपका इटली प्रस्तावित है, और 21 से 22 नवंबर 2020 में रियाद सऊदी अरब में हुआ था, और 22 में आपका होगा इंडोनेशिया, और 23 में होगा आपका भारत, और 24 में होगा आपका ब्राजील। ये प्रस्तावित है। तो आप समझ गए कि 20 में हुआ था सऊदी अरब में, रियाद में, 2021 में होगा इटली में, और 2023 में होगा भारत में, और 2022 में होगा इंडोनेशिया में, और 2024 में होगा ब्राजील में। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे, इसे आप देख लेंगे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी हेतु ऑनलाइन उपस्थित नेताओं में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस, कहाँ के राष्ट्रपति है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ये सारे लोग वो हुए थे। वर्चुअल मीटिंग जो हुआ था उसमें ये लोग शामिल हुए थे। G20 के 20वें सदस्य यूरोपीय संघ प्रतिनिधि यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वान डेर लेयन व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल। इसके अतिरिक्त जॉर्डन व संयुक्त अरब अमीरात के शाह, रवांडा व स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, सिंगापुर, स्पेन, वियतनाम के प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रितों में उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हुए थे ये 20वां शिखर सम्मेलन में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते जलवायु। अब देखेंगे हम लोग, भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के काम को कर रहा है। देश में वन क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ शेरों व चीतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। देश में LED लाइट को लोकप्रिय बनाया जा रहा है, जिससे प्रति वर्ष
38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। 22 नवंबर को सम्मेलन के समापन पर जारी रियाद घोषणा पत्र पर स्वीकार किया गया कि 2020 में महामारी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसमें कहा गया है कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे फिर से खुली है तथा महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों पर सकारात्मक परिणाम आने लगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखिए, रियाद घोषणा पत्र के अनुसार G20 आगामी शिखर सम्मेलन 2021 इटली में, जो मैंने बता दिया, इसके पश्चात 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में भारत में संपन्न होगा। ठीक है, 24 में शिखर सम्मेलन ब्राजील में होने की बात कही गई है। रियाद सम्मेलन के संपन्न के साथ ही G20 समूह की अध्यक्षता अब इटली के पास आ गई है। अब जो इसके अध्यक्ष हैं वो इटली है। ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन रूस की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। इस बार जो 12वां सम्मेलन ब्रिक्स का हुआ वो रूस की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। 5 देशों के समूह ब्रिक्स, B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ओके, दक्षिण अफ्रीका का 12वां शिखर सम्मेलन के रूप में मेजबानी 17 नवंबर 2020 को ऑनलाइन ही संपन्न हुआ। यह सम्मेलन मूलतः रूस में ही सेंट पीटर्सबर्ग में 21 से 23 जुलाई 2020 को होना था, किंतु कोविड-19 महामारी के चलते उस समय स्थगित कर दिया गया था। बाद में 17 नवंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से इसे आयोजित किया गया। इसमें भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चीन का प्रतिनिधित्व शी जिनपिंग ने किया, जो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग उन्होंने किया है, और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मेजबानी किया। और रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, ब्राजील एवं राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने तथा दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व वहां के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने किया है। वैश्विक स्थिति, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ पे चर्चा हुई है। ये थीम था इसका। इस सम्मेलन रूस की मेजबानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का थीम था। यह तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मेजबानी रूस ने की है। इसमें पूर्व 2009 में पहला, 2015 में 7वां शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ था। मई 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात सभी 7 शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व श्री मोदी ने किया है। इससे पूर्व 2009 और 2013 में इसके सभी 5 शिखर सम्मेलन के भारतीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन की बैठक परिदेश प्रमुख मुद्दों व आपसी सहयोग पर चर्चा की गई है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली के उपायों के आदान प्रदान पे बात हुई है। अब देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये लोग भाग लिए हैं। ऑनलाइन जो हुई थी ये है, इसमें कुछ खास नहीं है। मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था को संकट के दौर में बताते हुए श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ साथ अंतः मुद्रा कोष, IMF की, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO आदि संस्थानों में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सम्मेलन में अपने संबोधन में कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों के संयुक्त प्रयास को आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक 5 वैक्सीन का उत्पादन चीन व भारत में किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी से निपटने के मामले में चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में बताया कि चीनी कंपनियों वैक्सीन के तीसरे चरण पर परीक्षण पर ब्राजील व रूस के अपने समकक्षों के साथ काम कर रही है। इस संबोधन में का सम्मेलन SCO शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन समिट ऑफ SW काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स प्राइम मिनिस्टर भारत की मेजबानी में 30 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। ये कुछ खास बातें थी। अब देखिए यहाँ पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ कहाँ है, हम लोग बात कर ले 19 का। तो 13-14 नवंबर 2019 में हुआ है ब्राजील में, और 17 नवंबर 2020 को हुआ रूस की मेजबानी की ऑनलाइन में संपन्न हुआ है। भारत में प्रस्तावित है 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होगा 2021 में। पहले 2 शिखर सम्मेलनों तक दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य नहीं था। यह 4 देशों के समूह में ब्रिक्स ही था। दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने से ब्रिक्स अब 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का मंच हो गया है। विश्व की लगभग 42% जनसंख्या इन देशों में निवास करती है, जैसा कि हम लोग आगे देखें कि 85% उसमें करती थी, तथा वैश्विक GDP में इनका संयुक्त योगदान लगभग 42% रहा है। ओके, अब बात करेंगे हम शंघाई
संगठनों के राष्ट्र प्रमुख, शासन प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के संघाई का जो हुआ 8 देशों भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान व तजाकिस्तान के समूह संघाई सहयोग SCO के महत्वपूर्ण सम्मेलन नवंबर 2020 में संपन्न हुए। इसमें 20वां शिखर सम्मेलन SCO परिषद के सदस्य देशों ने प्रमुख 20वां सम्मेलन रूस की मेजबानी में 10 नवंबर 2020 को सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ संपन्न हुआ। ये है कुछ, देख लीजिए। PM मोदी एड्रेस कर रहे हैं 20th समिट ऑफ SCO काउंसिल हेड ऑफ स्टेट। ये है, देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। संघाई सहयोग संगठन का संक्षिप्त परिचय देख लीजिए। मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से संघाई 5 नाम से एक समूह की स्थापना रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान द्वारा स्थापना किया गया था। 5 थी। जब स्थापना किया गया था उस समय रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान व तजाकिस्तान ही थे। अप्रैल 1996 में संघाई में की गई थी। यहाँ 5 देशों की संघाई 5 के संस्थापक राष्ट्र थे। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान इस समूह में शामिल हुआ तथा इसका नाम भी संघाई संगठन किया गया। भारत व पाकिस्तान को 9 जून 2017 में इस संगठन का सदस्य बनाया गया था। 9 जून 2017 को भारत इसका सदस्य बना। कुल 8 हो गए। इससे पूर्व भारत व पाकिस्तान को इस संगठन पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था। मैंने इससे पूर्व जो सदस्य था तो उसके पूर्व उसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था भारत व पाकिस्तान को। मंगोलिया 2004 में, ईरान 2005 में, अफगानिस्तान 2012 तथा बेलारूस को 2015 में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की को वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है। तो ये कुछ इसकी संक्षिप्त। नवंबर 2020 के 8वें शिखर सम्मेलन की समाप्ति के साथ ही SCO की क्रमानुसार आने वाली अध्यक्षता अब तजाकिस्तान के पास आ गई है। अब इसके अध्यक्ष होंगे तजाकिस्तान, जहां अगला 21वां शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। तजाकिस्तान में ही होगा अब अगला शिखर सम्मेलन 2021 का। आइए कुछ देख झलक मार ले हम लोग संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में। 2001 में जो हुआ था संघाई चीन में हुआ था, 2 में हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। आगे देखते हैं हम लोग काम की चीज। 2019 में बिश्केक किर्गिस्तान में, 2020 में हुआ है रूस की मेजबानी में वर्चुअल मोड संपन्न हुआ है, और 2021 में दुशाबे तजिकिस्तान में प्रस्तावित है, और उसके बाद 2022 में उज्बेकिस्तान में। संघाई संगठन के शासन प्रमुखों का शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न। संघाई सहयोग के संग राष्ट्र प्रमुखों के सम्मेलन शिखर सम्मेलन समिट ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स के 20 दिन के बाद ही समूह के सदस्य राष्ट्रों की शासनाध्यक्ष की परिषद का प्रधानमंत्रियों का 19वां सम्मेलन समिट ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स प्राइम मिनिस्टर 30 नवंबर 2020 को भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। सितंबर 2017 में SCO का पूर्वकालिक सदस्य बनने के पश्चात यह पहला अवसर था जब इसकी शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी भारत ने की। संघाई सहयोग संगठन का आगामी 21वां शिखर सम्मेलन तजाकिस्तान में होगा, 2021 में होगा। इसमें इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के पास आ गई है। इससे पूर्व SCO शासनाध्यक्ष के परिषद में का शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को यह सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड पर समाप्त किया गया है, समाप्त हुआ। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका। अब देखते हैं एजेंसियों के बीच हस्तांतरित समझौता शामिल है। 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद की गैर अस्थायी सीट के लिए भारत के चुनाव का स्वागत करते हुए नाभिकीय आपूर्तिकर्ता NSG के विस्तृत सुरक्षा परिषद ने भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने दोहराया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने देश की यात्रा के लिए एक दूसरे को आमंत्रित किया। लग्जमबर्ग के सम्राट ग्रैंड ड्यूक हेनरी की भारत की प्रस्तावित यात्रा में रुचि। भारतीय प्रधानमंत्री ने व्यक्त की कि यात्रा मूलतः अप्रैल 2020 में प्रस्तावित थी, जो कोविड-19 के संक्रमण के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब हम लोग बात करेंगे भारत इटली की आभासी शिखर सम्मेलन। भारत व इटली का द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन 6 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी ने व इटली की ओर से वहां के प्रधानमंत्री ज्यूसेप्पे कोंटे ने ऑनलाइन शिखर वार्ता अध्यक्षता तथा द्विपक्षीय
क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दे पर व्यापक चर्चा की। ये इतना कोई बात नहीं है। अब देख लिए कि वहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री इटली यात्रा का कार्यक्रम था जो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गया। 6 नवंबर की शिखर वार्ता में दोनों प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती के लिए उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे पर के प्रसंस्करण पर, रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। सभी संबंधित क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए G20 अपने अपने अध्यक्ष पदों के दौरान समान प्राथमिकताओं पर काम करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया। इटली वर्ष 2021 के दौरान तथा भारत 2023 के दौरान G20 का अध्यक्ष होगा। इस शिखर के वार्ता के समय भारत 2022 में ही G20 अध्यक्षता संभालने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में इसे 2023 कर दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इधर कोई उस टाइप का खबर नहीं है। अब देख लेते हैं एपेक शिखर सम्मेलन 2020। एशिया प्रशांत क्षेत्र का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक का फुल फॉर्म होता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों के समूह, इसमें 21 देश का समूह है, मलेशिया के मेजबानी में 20 नवंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ है। याद रखिएगा, ये मलेशिया में हुआ है एपेक का 20 नवंबर 2020 में। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात एपेक नेताओं की शिखर बैठक ऑनलाइन आयोजित हो सकी। इससे पूर्व 26वां शिखर सम्मेलन जो था 27वां हुआ इस बार। 26वां शिखर सम्मेलन जो था पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में 17 से 18 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ था। अमेरिका व चीन के बीच ट्रेड वार व अन्य विभिन्न मतभेदों के माहौल में 2018 का यह शिखर सम्मेलन निष्कर्षण हित समाप्त हुआ था। यह कोई साझा घोषणा पत्र सम्मेलन के समापन पर जारी नहीं किया जा सका था। बाद में 2019 का शिखर सम्मेलन 16-17 नवंबर में चिली सांटियागो में प्रस्तावित था, जो कि चिली में आंतरिक संघर्ष के विद्रोह के चलते रद्द किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी। अब आगे देखते हैं हम लोग। चंद्रमा की सतह पर चट्टानों के नमूने लाने के चीन के चांग-ई 5 मिशन का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा और पहला झंडा भी फहरा दिया है अपना चीन का। ये मिशन है, इसे मैं भेजूंगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन, आपसे पूछे जो बाइडन किस पार्टी के हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के होंगे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए 3 नवंबर को संपन्न हुए चुनाव के परिणामों, औपचारिक घोषणा या पंक्तियां लिखे जाने यद्यपि नहीं हुई थी, तथापि विभिन्न राज्यों में दोनों प्रमुख प्रशस्ति डोनाल्ड ट्रंप व जो बाइडन को निर्वाचन मंडल के लिए मिले मतों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु निर्वाचित होने से असफल रहे तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन का पूरा नाम जोसेफ रोविंटी बाइडेन जर के हाथों पर करारी पराजय की सामना उन्हें करना पड़ा। राष्ट्रपति पद के लिए 538 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में 306 मत बाइडेन को प्राप्त हुआ, जबकि देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। तो 538 सीटों के लिए निर्वाचन हुई, जिसमें से 306 मत बाइडेन को मिला, 232 डोनाल्ड ट्रंप को, यानी 51.3% मत बाइडेन के प्राप्त हुए, वहीं ट्रंप को 46.9%। वैसे अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए औपचारिक चुनाव विभिन्न राज्यों में प्राप्त निर्वाचन मतों के आधार पर ही किया जाता है। अमेरिका के इतिहास में 5 बार ऐसा भी हुआ है जब पॉपुलर वोट्स कम हो जाने के बावजूद इलेक्टोरल वोट्स के आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबर। जो बाइडेन की विजयी रिपोर्टों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित वैश्विक नेताओं ने बाइडेन को बधाई प्रेषित की। 20 जनवरी 2021 को शपथ ग्रहण करने के पश्चात बाइडेन अमेरिका के 46वें, याद रखिएगा केवल राष्ट्रपति, 46वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले 45वें व्यक्ति होंगे वो, लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 46वें होंगे, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले वो 45वें व्यक्ति होंगे। इससे पूर्व 2009 से 17 के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी बराक ओबामा के दोनों कार्यकालों में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे थे।
और बात करें, कमला हैरिस भी आपकी अब बन गई है उपराष्ट्रपति जो भारत मुल्क की। अब बात करते हैं भारतीय थल सेना अध्यक्ष की। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लें। दोनों कार्यों में वो उपराष्ट्रपति रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 28 वर्षों में से ऐसे पहले राष्ट्रपति जो लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु निर्वाचित होने में असफल रहे हैं। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु निर्वाचित होने के प्रयास में असफल होने वाले में वह 11वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है नेपाल में जो भारतीय थल सेना अध्यक्ष MM नरवाने व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की अलग अलग नेपाल यात्राएं। भारत व नेपाल के रिश्तों में हाल ही में महीनों में उभरे तनाव के बीच भारत के थल सेना अध्यक्ष MM नरवाने ने 3 दिन की नेपाल यात्रा 4 से 6 नवंबर 2020 को की। 3 दिन की उनकी नेपाल यात्रा मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बाद सामरिक संबंधों में उपस्थित तनाव में पुनः सामंजस्य की स्थापना करना था। नेपाली सेनाध्यक्ष के साथ वार्ता, नेपाली सेना के मुख्यालय का भ्रमण तथा नेपाली सेना के टास्क कॉलेज में युवा सैन्य, यहाँ देखिए वो दे रही है इनको, रणवरे को सम्मानित किया गया है। रणवरे को अधिकारियों को संबोधन के साथ साथ नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, जिनके पास रक्षा मंत्रालय का प्रभार है, से भेंट करके भारतीय थल सेना अध्यक्ष के कार्यक्रम थे। मेजबान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 5 दशक पुरानी एक परंपरा के तहत नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से 5 नवंबर को उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास शीतल भवन में आयोजित समारोह में नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली व उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी के अतिरिक्त भारत के नेपाल स्थित राजदूत विनय M क्वात्रा भी उपस्थित थे। 1950 में शुरू हुई इस परंपरा के तहत नेपाल भारतीय सेनाध्यक्ष को नेपाली सेना के जनरल मानद रैंक से सम्मानित करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी, इसे आप देख लेंगे, और इधर कुछ वैसा है नहीं। पहली बार एक निजी कंपनी SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए लंबे प्रवास हेतु 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में एक नया इतिहास नवंबर 2020 में उस समय रचा गया जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक निजी कंपनी SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ड्रैगन कैप्सूल के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 माह के लिए प्रवासन किया है अंतरिक्ष स्टेशन ISS में। ये कुछ 4 लोग हैं, आप इसे देख लें, यही चारों हैं। SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ये लोग अंतरिक्ष में जाने वाले ये 4 यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव निवास के 20 वर्ष पूर्ण, इसे भी आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है। फ्रांस से 3 और राफेल विमान भारत को प्राप्त हुए। फ्रांस से 3 लड़ाकू राफेल विमानों की संख्या खेप 4 नवंबर 2020 को भारत पहुंच गई है और फ्रांस के उड़ान भरने के पश्चात तीनों राफेल विमान सीधे गुजरात के आजमनगर वायुसेना केंद्र पर पहुंचने के साथ ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में 8 राफेल विमान होंगे। इससे पूर्व 5 राफेल विमान 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचे थे, जिन्हें 10 सितंबर को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत ने कुल 36 राफेल विमान खरीदने की बात कही है के लिए फ्रांस के साथ अनुबंध किया था। वह अभी 36 विमान अगले 4 वर्षों में 2023 तक प्राप्त हो जाएगा। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज था, ये आपका इंटरनेशनल न्यूज है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ये जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है इसे आप देख के नोट कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सब समय आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें और अपने लाइफ में सक्सेस हों।